मैं बोल रहा हूँ तो आर्थिक सलाहकार और क्या कहेंगे। उनके हम्म। पास में कहने के लिए कुछ और ऑप्शन है ही नहीं। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं करेंसी की, पहले तो मेरे प्यारे 4 PM के दर्शकों, आप लोग समझ लीजिए कि करेंसी का मूवमेंट जो है, करेंसी का ऊपर जाना या गिरना, ये कोई एक फैक्टर्स नहीं, कई सारे फैक्टर्स के ऊपर में डिपेंड करता है। ठीक है। अब उसमें से एक फैक्टर है महंगाई, इन्फ्लेशन, जो कि ये सरकार कह रही है कि अभी अपने न्यूनतम दर पे है। ठीक है, मतलब जो आरबीआई का 4% का जो बैरियर है, उससे काफी नीचे है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन रीजन नहीं है करेंसी गिरने का। दूसरा जो है वो रहता है जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी हम्म। ग्रोथ जो है वो भी इंडिया की अच्छी खासी है। जब अमेरिका 2%, चाइना 5% से ग्रो कर रहा है, वहां उस समय में इंडिया बोल रहा है कि 6 से 8% में ग्रो कर रहे हैं। तो ये भी समस्या नहीं है। तो फिर समस्या कहाँ है? समस्या के दो बड़े कारण हैं, जो मेरे प्यारे 4 PM के दर्शकों आप लोग ध्यान से सुनिए। पहला ये है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, एफपीआई, जिसको एफआईआईज भी बोला जाता है, ये इंडिया को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। भारत में जो नीतियां हैं आज की डेट में सरकार की, वो नीतियों के विरोध में, और जिस हिसाब से इंडिया का स्टॉक मार्केट इतना हाई है, वैल्यूएशन जो है इतना टॉप लेवल पे है, अर्निंग ग्रोथ हो नहीं रहा, प्रॉफिट मुनाफा जो है वो कंपनियां बहुत ज्यादा बना नहीं रही, उसके बाद भी उनके स्टॉक प्राइसेस जो है वो आसमान को छू रहे हैं। तो इस कारण से जितने भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, वो बेच बेच के प्रॉफिट लेके इंडिया से बाहर जा रहे हैं। और कल तक का जो आंकड़ा है, यानी 1 जनवरी 2025 से लेके आपका 3 दिसंबर 2025 तक, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने 1.57 लाख करोड़ के शेयर जो है वो इंडियन मार्केट में बेचे हैं। ये रिकॉर्ड है। तो ये पहला रीजन तो ये हुआ कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया को छोड़ के भाग रहे हैं, यहाँ पे शेयर्स की सेलिंग कर रहे हैं, बॉन्ड्स की सेलिंग कर रहे हैं। इसलिए अच्छा, जब वो शेयर सेल करेंगे तो वो कोई रुपया में पैसा थोड़ा ना बाहर लेके जाएंगे, उनको तो डॉलर चाहिए, या अगर जापानी है तो येन चाहिए, या ब्रिटेन में बैठा इन्वेस्टर है तो उसको पाउंड चाहिए। तो वो इंडिया में माल बेचते हैं और रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, या पाउंड में कन्वर्ट करते हैं, या येन में कन्वर्ट करते हैं। तो जिस भी करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, उस करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है। और इंडिया की करेंसी की डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि वो करेंसी हवाले कर रहे हैं और अपनी करेंसी लेके जा रहे हैं। तो इस कारण से जो है रुपये के ऊपर में बहुत ज्यादा, एक कह लीजिए कि प्रेशर है। पर इससे बड़ा जो दूसरा प्रेशर और जो मेरे चिंता का विषय है, वो है बढ़ता हुआ ट्रेड डेफिसिट। हो ये रहा है कि इंडिया के ऊपर में 50% का टैरिफ लगने के कारण इंडिया का एक्सपोर्ट तो गिर रहा है तेजी से, परंतु इंपोर्ट जो है इंडिया का, वो नहीं गिर रहा। अक्टूबर महीने का ही यदि हम डाटा देखें, वही लेटेस्ट डाटा अपने पास में है। ठीक है। तो अक्टूबर 2025 में इंडिया का ट्रेड डेफिसिट जो है वो रिकॉर्ड लेवल पे था, 41.68 बिलियन डॉलर। ठीक है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया ने इंपोर्ट किया 76 बिलियन डॉलर का, और एक्सपोर्ट किया मात्र आपके 34 बिलियन डॉलर का। ठीक है। तो हाँ, 34 बिलियन डॉलर का। तो ये जो अंतर हुआ 34 और 76, यानी इंपोर्ट 76 बिलियन डॉलर का और एक्सपोर्ट 34 बिलियन डॉलर का, तो 76 माइनस 34 कीजिए तो आपको आता है लगभग 41 पॉइंट समथिंग कुछ बिलियन डॉलर। तो 41-42 बिलियन डॉलर का ये जो ट्रेड डेफिसिट है, ये बहुत हाई है, रिकॉर्ड ट्रेड डेफिसिट है। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि अमेरिका ने इंडिया के ऊपर में लगाया 50% का टैरिफ। अमेरिका इंडिया का सबसे बड़ा, आप कह लीजिए कि ट्रेड पार्टनर था। इंडिया सबसे ज्यादा वर्ल्ड में एक्सपोर्ट अमेरिका को करता था। अमेरिका में अब ज्यादा एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है, एक्सपोर्ट 8% से गिरा है सिर्फ अमेरिका को। ओके। और अगर पूरा ऐसा देखिए वर्ल्ड को एक्सपोर्ट, तो हमारा 11.8% एक्सपोर्ट अक्टूबर के महीने में गिरा है। 11.8%, डबल डिजिट में, बहुत बड़ा लेवल पे जो है वो एक्सपोर्ट गिरा है। वही हमारा इंपोर्ट जो है वो 16.6% से बढ़ा है। और क्यों बढ़ा है हिमांशु जी? बढ़ने का कारण ये है कि इंडिया में गोल्ड और सिल्वर
भारी तादाद में आयात किया जा रहा है। दिवाली के पहले, धनतेरस के पहले जितने भी ज्वेलर्स थे, उन लोगों ने भारी मात्रा में जो है वो सोना और चांदी जो है उसका आयात किया। आप ये समझिए कि पिछले साल के मुकाबले भारत में 200% सोने का आयात बढ़ा है। 200%। आप ये समझिए कि गोल्ड का इंपोर्ट जो था वो $14.72 बिलियन का हुआ इस साल, जो 200% ज्यादा है पिछले साल के मुकाबले। वहीं चांदी जो है उसका आप ये समझिए कि चांदी का इंपोर्ट जो है, आयात जो है वो $2.72 बिलियन हुआ इस साल के अक्टूबर महीने में। यही 2024 के अक्टूबर महीने में ये मात्र $0.73 बिलियन था, यानी $1 बिलियन भी नहीं था। तो ये कारण है इंडिया का जो इंपोर्ट बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट घट रहा है, इससे ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि जो प्रीशियस फॉरेन की करेंसी हमारे पास में, डॉलर है, पाउंड है, जो भी करेंसी हम यूज कर रहे हैं माल को आयात करने के लिए, वो देश से बाहर जा रही है। देश से बाहर जा रही है तो उसका वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है। और वैल्यू किसके अगेंस्ट में बढ़ रहा है? रुपी के अगेंस्ट में बढ़ रहा है। इसी कारण रुपी जो है वो पाउंड के अगेंस्ट भी, ब्रिटिश पाउंड जो पाउंड स्टर्लिंग है उसके अगेंस्ट भी इस साल बहुत ज्यादा गिरा है, मेरे ख्याल से 9% गिरा है। और डॉलर के मुकाबले भी जो है वो इंडियन रुपी गिरता चला जा रहा है, बहुत तेजी से गिर रहा है। तो ये पूरी पोल खोल रहा है इस सरकार की, और क्या कहें। अब मोदी जी वो चमत्कार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे और कहते थे कि मैं भी सत्ता में हूं, मैं जानता हूं इतनी तेजी से नहीं गिर सकता रुपया, तो वो जादू की झड़ी क्यों नहीं चला पा रहे हैं? नहीं, वो कर ही नहीं सकते ना, क्या कर सकते हैं? वो सिर्फ बातें कर सकते हैं, बड़ी बड़ी डींगे हाँक सकते हैं। भाई, आप एक्सपोर्ट आपका बढ़ नहीं रहा है, इंपोर्ट आपका बढ़े जा रहा है, उसके कारण ट्रेड डेफिसिट बढ़े चला जा रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट का फिगर मैंने बताया नहीं, वो भी बढ़ के $12.3 बिलियन हो गया है, आप सोचिए। तो कहने का अर्थ ये है कि भाई आप जो है देश में इस तरीके की आपने नीतियां पिछले 11 साल में बनाई हैं, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पता नहीं कौन कौन सा इंडिया, दुनिया भर की नीतियां बनाई, उसका कोई प्रभाव हमारे एक्सपोर्ट और हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे नजर नहीं आ रहा है। हमें दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया का जो है वो मजबूत हुआ है। टारगेट रखा गया था कि भारत की जीडीपी का 25% जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को करना है। वो जब ये टारगेट रखा गया था तब भी इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 14% कंट्रीब्यूट कर रहा था, और आज भी 14% ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो भैया, इतनी सारी नीतियों को फायदा क्या हुआ? ये बड़ी बड़ी कंपनियों ने, कॉर्पोरेट ने सारी सब्सिडी तो खा ली, सब्सिडी ले ली जितनी भी इसके अंदर में थी, पीएलआई स्कीम्स के अंदर में, बट अल्टीमेटली देश को क्या बेनिफिट हुआ? अब ये सवाल होता है ना। देखिए, आप देश के अंदर के नंबर्स को तो बड़े ही चतुराई के साथ में ट्विस्ट कर सकते हो, ट्वीक कर सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि हमारा जीडीपी जो है 7%, 8% से बढ़ रहा है, हमारे देश में इन्फ्लेशन, महंगाई जो है वो है ही नहीं, परंतु ये सारी पोल खोल जो है वो रुपए में नजर आ रही है। मतलब आप देखिए, रुपया सिर्फ एक ट्रेड डेफिसिट के कारण नहीं गिर सकता है। रुपये में बहुत सारे कारण रहते हैं करेंसी के गिरने या बढ़ने में, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंश जो है, जो जीडीपी का डाटा या जो इन्फ्लेशन का डाटा ये दे रहे हैं, उसमें भी हो सकता है कि घालमेल हो, जिसके कारण फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स परेशान हो, एक्सपोर्टर्स परेशान हो। उसके कारण से हो सकता है कि एफपीआई छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, और एक्सपोर्टर्स, रुपी गिरने के कारण देखिए क्या होता है, जब आपकी करेंसी वीक होती है तो आपके एक्सपोर्टर्स जो हैं वो और ज्यादा, मतलब फॉरेन मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। बट अगर वो फॉरेन मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं तो फिर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ क्यों नहीं रहा है? हमारा एक्सपोर्ट ना केवल यूएसए में घटा है, बल्कि यूएई जो हमारा बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वहां पे भी हमारा एक्सपोर्ट घटा है। हमारा एक्सपोर्ट जितने भी मेजर कंट्रीज जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उन सब के साथ में घटा है। क्या कारण है? क्यों भारत का एक्सपोर्ट घट रहा है? आप कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में इस तरीके की बहस सुन रहे हैं? टैरिफ तो अमेरिका ने लगाया, तो हमें यह समझ में आता है कि भैया चलो ठीक है, अमेरिका को एक्सपोर्ट जो है वो घट रहा है इंडिया से, बट यूएई को क्यों घट रहा है?
यूएई ने कौन सा इंडिया के ऊपर में टैरिफ लगाया? उल्टा यूएई और इंडिया के बीच में ट्रेड डील हुआ है कि रूपी में हम पेमेंट कर सकते हैं यूएई को। ये बहुत बड़ी बात है। हम अपने इंपोर्ट का पेमेंट रूपी में कर सकते हैं, ठीक है, या उनके यूएई दिरहम में कर सकते हैं, मतलब दिरहम में कन्वर्ट करके। हमको जरूरत नहीं है डॉलर में कन्वर्जन करने की। तो फिर जब यूएई के साथ में हमारा रूपी को करेंसी को लेके पैक्ट हुआ है, तो हमारा यूएई के साथ में क्यों घटा? इस तरह ये एकदम अंदर की बातें, ऐसे सवाल मैं उठा रहा हूं जो मेरे प्यारे 4 PM के दर्शकों आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। ये सवाल जो है ये उठाना चाहिए, पूछना चाहिए सारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने। क्या आप टैरिफ का बहाना तो अमेरिका को दे सकते हो, पर यूएई के साथ में क्या है, सिंगापुर के साथ में क्या है, यहां क्यों गिर रहा है? इंडिया का एक्सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री में बढ़ा है, वो भी बहुत नाम मात्र है, और वो चाइना। पर चाइना से भी इंपोर्ट में फिर हमारा बढ़ा है। तो कहने का अर्थ ये है कि देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं वो जो ढूंढ के निकालने की जरूरत है, जो सवाल उठाने की जरूरत है, इस सरकार को सवाल के कटघरे में रखने की जरूरत है, जो आज की डेट में मुझे लगता है 4 PM के अलावा कोई दूसरा मीडिया चैनल कर नहीं। अच्छा राजीव जी, मैं एक सोशल मीडिया पर वीडियो देख रहा था, वो जो सबसे तेज का टैग लेकर जो अपने आप को सबसे आगे बताते हैं, उनका वो वीडियो था 2013 का था। मनमोहन सिंह रुपए को संभाल नहीं पा रहे हैं, वो कार्टून बनाया गया था एक, वो अब सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पर। लोग पूछ रहे हैं कि क्या इतनी रीढ़ मेन स्ट्रीम मीडिया की बची है कि वो आज के वक्त में सेम ऐसा ही कार्टून मोदी जी को लेकर चला दे या बना दे और उनको नोटिस ना पहुंच जाए, या उनके यहाँ जो है सीबीआई ईडी का छापा ना पड़ जाए। है किसी के अंदर हिम्मत? भाई उनकी हिम्मत का तो पता नहीं, बट 4 PM में हिमांशु मिश्रा में, राजीव रंजन सिंह में बहुत हिम्मत है। हम तो बात कर रहे हैं और खुलेआम बात कर रहे हैं, इसमें सीबीआई ईडी वीडी की बात नहीं है। पहली बात तो वहां पे जो बड़े बड़े एडिटर बैठे, आधे से ज्यादा, आधे क्या 99% को कुछ समझता ही नहीं है, इकोनॉमी, फाइनेंस, ये कुछ उनके समझ में नहीं आता। दूसरा, यदि कुछ इक्के दुक्के लोगों को समझ में भी आता है तो वो करना नहीं चाहते, क्योंकि वो सरकार का पार्ट है, वो एस्टैब्लिशमेंट का पार्ट है, वो किसी भी तरीके से सरकार के विरुद्ध जाके बात नहीं करेंगे। तीसरी बात है ये सीबीआई ईडी, मैं ये सब बात मानता नहीं। मैं ये मानता हूं कि पत्रकार हो गए 1 नंबर के लालची, और पत्रकारों से ज्यादा लालची हो गए ये मीडिया के संस्थान चलाने वाले, इनके मालिक। इनको ईडी, सीबीआई, वीबीआई का उतना डर नहीं है जितना डर है जो इनको माल मिल रहा है सरकार से, जो एडवर्टीजमेंट मिल रहा है, कहीं वो माल मिलना बंद ना हो जाए। ये तो ईडी सीबीआई दिखाते हैं सिंपैथी लेने के लिए, और हम कैसे न्यूज चला दे भाई, ईडी सीबीआई की मार पड़ जाएगी। अरे ईडी सीबीआई की मार तो राजीव रंजन सिंह पे नहीं पड़ रही है। राजीव रंजन सिंह तो भाई 2.5 साल से बोलते चला जा रहा है इस सरकार के खिलाफ, तो आप क्यों घबरा रहे हो? आप क्यों नहीं बोल पा रहे हो? तो ईडी सीबीआई नहीं है, ये लालच है, ये ग्रीड है, ये इन लोगों का अंदर से जो है वो कॉम्प्रोमाइज सोल है, इनकी आत्मा बिक चुकी है, ये लालची है, ये पत्रकार नहीं है, ये लालची लोगों के रूप में ये लोग प्रतिस्थापित हो चुके हैं। देखिए, कोई अपने आप को ये नहीं कहना चाहेगा कि मैं लालची हूं और करप्ट हूं, वो ये बोलेगा साहब हमें समझ में ही नहीं आता है, हम बेवकूफ है। आप कभी भी एक्सेप्ट कर लोगे कि हम बेवकूफ है, पर आप ये नहीं एक्सेप्ट करोगे कि हम अंदर से लालची, करप्ट और धोखेबाज है। ये अपने प्रोफेशन के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, ये अपने मीडिया इंस्टीट्यूशन खोल के मालिक लोग जो है जनता के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। ये जो नेता है जो सब समझते हुए बोल नहीं रहे, वो उस भारत के देश की पब्लिक के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। तो ये लोग ये नहीं मानना चाहते कि हम धोखेबाज हैं, हम करप्ट हैं, हम अंदर से जो है वो आप समझ लीजिए सड़ गल गई है हमारी आत्मा। तो ये मतलब इग्नोर करेंगे, ऐसा दिखाएंगे कि कुछ हो ही नहीं रहा। अरे भैया, देश गर्त में जा रहा है। अगर अभी भी नहीं समझे आप लोग तो भगवान मालिक है। मैं तो 2.5 साल से बोल रहा हूं और बोल ही रहा हूं, और बोलने के अलावा कुछ कर नहीं सकता। पर जो लोग सुन रहे हैं वो लोग क्यों नहीं कुछ स्टेप लेते हैं? क्यों नहीं अपोजिशन पार्टी जो है वो घेरती है? कांग्रेस के टाइम में बीजेपी ने मखौल उड़ाया था। कांग्रेस के जितने भी प्रवक्ता हैं मैं उनको चैलेंज करता हूं कि आप सारे न्यूज स्टूडियोज में जाते हो, सारे टीवी स्टूडियोज में जाते हो, डांटिए एंकर्स को कि भाई आप क्यों नहीं, जो उस समय में 2013 में जो आप मनमोहन सिंह का मखौल उड़ाते थे, क्या आज आपके अंदर हिम्मत है अर्णब गोस्वामी? क्या आज आपके अंदर हिम्मत है रजत शर्मा? क्या आज आपके अंदर हिम्मत है अंजना ओम कश्यप?
क्या आज आपके अंदर हिम्मत है? चित्रा त्रिपाठी, ये जितने भी बैठे हुए हैं जो करोड़ों में तनख्वाह ले रहे हैं, माल कमा रहे हैं, माल सुताड़ रहे हैं और अपने प्रोफेशन के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, क्या इनको जाके कांग्रेस के जो स्पोक पर्सन है, जो जाके वहां कुर्सियां गर्म करते हैं, वो डांट नहीं सकते? ये क्या राजीव रंजन सिंह और हिमांशु मिश्रा और 4 PM का काम है? क्या आप जाके सवाल नहीं उठा सकते हो इन मीडिया के चैनल के एंकरों से कि भाई आप इस तरीके का प्रोग्राम अभी क्यों नहीं कर रहे हो? ये जो 90 के नीचे चली गई है इंडियन रुपी, इंडियन करेंसी, क्यों नहीं सवाल उठा रहे हो? जब 2013 में इंडियन करेंसी गिरी थी तो अकेले इंडियन करेंसी नहीं गिरी थी, इंडिया के साथ में साउथ अफ्रीका का रैंड भी गिरा था, ब्राजील का रियल भी गिरा था, इंडोनेशिया का रुपया भी गिरा था। इंडिया की कोई करेंसी अकेले रुपी नहीं गिरी थी। तब रघुराम राजन को 2013 में लाया गया था और उसके बाद में रुपी में स्थिरता आई। ये तो इतने निरे मूर्ख लोगों की सरकार है कि रघुराम राजन जैसे विद्वान को मतलब वो काम ही नहीं कर पाया, छोड़ के चला गया। अच्छा, जिसको ये लेके आए थे अरविंद सुब्रमण्यम, वो भी छोड़ के चला गया। और आज वो दोनों के दोनों जो है इकोनॉमिस्ट, वर्ल्ड रेपुटेड, वर्ल्ड रेनाउंड इकोनॉमिस्ट है, ये क्रिटिसाइज करते और इन लोगों के कान पे जू तक नहीं रहती। तो क्या करेंगे? अपोजिशन पार्टी में भी ऐसे ढीले लीडर हैं, ढीले स्पोक पर्सन है, ना बोलते हैं ना कुछ। कहाँ है चिदम्बरम साहब? कहाँ गायब है चिदम्बरम साहब? भैया आपको इतने साल वित्त मंत्री इस देश ने देखा है, क्या आपका फर्ज नहीं बनता है कि आप रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, रोज मीडिया के स्टूडियो में जाके जो है वो सरकार की नीतियों पे सवाल उठाए? नहीं, कांग्रेस में भी सर ऐसा हो गया है ना कि 2-3 चेहरे हैं, सुप्रिया श्रीनेत बोल देंगी या फिर कुछ, मतलब ऐसे 2-3 लोग हैं जो मीडिया के सामने आएंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, वो सारी पोल खोल भी, मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी राय देते ही नहीं है। जैसे कि आपने चिदम्बरम जी का जिक्र किया, बिल्कुल मैं सहमत हूं इस बात से, चिदम्बरम जी को सामने आना चाहिए। उनके ऊपर कितना भी दबाव हो, ईडी सीबीआई या जो भी है उनके ऊपर ये बना देंगे केस, वो बना देंगे, लेकिन उनको आकर कम से कम इस देश को बचाने में सहयोग करना चाहिए। अगर 90 के पार जो है स्थिति चली गई है तो फिर आकर उनको बताना चाहिए कि हमारी सरकार थी तो ये चीज ऐसे हुई थी, लेकिन इस सरकार में ऐसे हो रही है, लेकिन वो बताने की किसी में हिम्मत नहीं। अकेले चिदम्बरम की बात नहीं है, मोंटेक सिंह आलूवालिया कहाँ है? 10 साल इन्होंने प्लानिंग कमीशन में कुर्सियां मेज जो है गर्म किया, कहाँ है मोंटेक सिंह आलूवालिया? कहाँ है अरविंद मायाराम? बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट बनते थे अरविंद मायाराम, किधर गायब है अभी वो अरविंद मायाराम? क्यों नहीं आ रहे मीडिया के अंदर में बातें करने के लिए, करेंसी पे बात करने के लिए? यदि सुन रहे होंगे अरविंद मायाराम तो कृपया करके आप जरा बाहर निकलिए। उस टाइम में तो जो पत्रकार आपसे सवाल पूछते थे उनको बड़े आप जो है कठोर शब्दों में जवाब देते थे। कहां गए आपके कठोर शब्द? कहां गायब हो गए? मोंटेक सिंह आलूवालिया कहां गायब हो गए? उस टाइम में जितने बड़े बड़े ये इकोनॉमिस्ट बनते फिरते थे लोग, सारे कहां गायब हो गए भाई? मेरे जैसा पत्रकार आके बात कर रहा है, बोल रहा है, आप लोगों के अंदर में क्यों नहीं गट से? क्या कर लेगी सरकार? क्या बिगाड़ लेगी सरकार? मजेदार बात ये है क्या है, देश गर्त में जा रहा है, कंट्री इज गोइंग टू डॉग्स। और अगर अभी भी लोग नहीं चेते, अभी भी लोग नहीं जागे, अभी भी कांग्रेस और दूसरे अपोजिशन पार्टी के स्पोक पर्सन अपनी रीढ़ की हड्डी नहीं डेवलप कर पाए, यदि हिम्मत नहीं डेवलप कर पाए, तो ये भी उतने ही ज्यादा इनके ऊपर भी दोष पड़ा जाएगा। ये भी उतने ही ज्यादा जो है दोषी होंगे जितने कि सत्ता पक्ष के लोग। ये समय है कि आप सवाल पूछे, कठिन सवाल पूछे, प्रश्न पूछे, और ना केवल सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों से सवाल पूछे, परंतु एंकर लोगों से सवाल पूछें कि भैया आप लोग को क्या समझ में नहीं आता? क्या इकोनॉमी समझ में नहीं आती है? आपको करेंसी समझ में नहीं आती है क्या? आपको ट्रेड बैलेंस समझ में नहीं आता? आपको करंट बैलेंस समझ में नहीं आता? आपको करंट अकाउंट सरप्लस, करंट अकाउंट डेफिसिट समझ में नहीं आता? आपको कारण समझ में नहीं आते कि क्यों करेंसी गिर रही है? आई मीन किस तरीके के बेवकूफ लोग करोड़ों रुपयों की सैलरी मीडिया संस्थानों में ले रहे हैं, ये मेरे लिए अपने आप में सवाल है। देखिए हिमांशु जी, बहुत ही बढ़िया जो है वो 4 लाइनें थी कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा है, कौवा खाएगा मोती है, और हंस चुगेगा दाना और कौवा खाएगा मोती। तो अभी वही हाल हो रहा है। सारे कौवे जो है वो बड़े बड़े मीडिया संस्थानों में बैठ के मोती खा रहे हैं, और हंस जो है वो यूट्यूब पे बैठ के जो है वो असली मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं। तो हंस लोग जो है वो पहुंच गए यूट्यूब पे चर्चा करने के लिए, और सारे कौवे जो है वो मोती बैठ के मीडिया संस्थानों में। मजेदार बात ये है सर कि ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जिसने अभी राहुल गांधी ने एसआईआर का सवाल उठाकर या फिर एसआईआर पर प्रश्न पूछकर इस देश की अखंडता, एकता को बहुत हानि पहुंचा दी थी, इस लोकतंत्र को राहुल गांधी खत्म करना चाहते थे, वहीं राहुल गांधी के खिलाफ लिखने वाले ये आईएएस,
या फिर आईएफएस या फिर ये जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, ये चिट्ठी क्यों नहीं लिख रहे खुलेआम भाई कि 90 के पार अगर इस तरह की जो आंकड़ा चला गया है तो फिर इस देश का नुकसान कर रहे हैं मोदी जी? है हिम्मत किसी के अंदर? इस शो के माध्यम से मैं तो चैलेंज देता हूं उन लोगों को जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ चिट्ठी लिखी थी, वो क्या मोदी जी के खिलाफ चिट्ठी लिख सकते हैं इस देश के आम लोगों के लिए? नहीं लिख सकते हैं, इनके पास रीढ़ की हड्डी ही नहीं है। राजीव जी गलत कह रहा हूं क्या? नहीं, आप एकदम सही बोल रहे हैं। मैं इसलिए तो मैंने सिर्फ जो है वो बात नेताओं की नहीं की कि चिदम्बरम कहाँ गायब है। मैंने इसलिए मोंटेक सिंह आलूवालिया के बारे में सवाल किया, कहाँ है भाई अरविंद मायाराम, कहाँ है? देखिए, देश जो है ना, देश कोई 1, 2 या 4 लोगों से नहीं बनता है। ये राहुल गांधी के अकेले की जिम्मेदारी नहीं है कि भारत के प्रजातंत्र को बचाने के लिए वो निकल पड़े हैं, या ये कोई राजीव रंजन सिंह या हिमांशु मिश्रा की जिम्मेदारी नहीं है कि भारत के प्रजातंत्र को बचाने निकल पड़े। ये जिम्मेदारी सारे बुद्धिजीवी वर्ग की है। दुख की बात यह है कि भारत का बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो लंबा लेट हो गया है, साष्टांग प्रणाम कर रहा है। वो उनको क्या फायदा मिल रहा है, वो किस तरीके के उनके हित जो है वो साधे जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। परंतु ये अपने आप में गिरता हुआ रुपया जो है अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है कि भाई क्या कारण है, क्यों भारत का रुपया गिर रहा है? और भारत का रुपया खाली डॉलर के खिलाफ नहीं गिर रहा, पाउंड के खिलाफ भी गिर रहा है। जो ब्रिटेन, जिसकी खुद की स्थिति बहुत खराब है, जिसका फिस्कल डेफिसिट 5.8% रहा है, ठीक है, जो कंट्री जो है मतलब इंटरेस्ट पेमेंट में कर करके थक गया, उस ब्रिटेन के पाउंड के खिलाफ भी जो है हम लोग अधमरे पड़े हुए। और यहां पे यदि कोई चीज बढ़ रही है तो क्या बढ़ रही है? सिर्फ स्टॉक मार्केट का फुग्गा फुलाया जा रहा है विदाउट एनी सब्सटेंस, विदाउट एनी राइम एंड रीजन। इंडिया का स्टॉक मार्केट बढ़े जा रहा है, पर यह किसी को नजर नहीं आ रहा है कि ये स्टॉक मार्केट जहां एक तरफ बढ़ रहा है वहीं दूसरी तरफ इंडिया की करेंसी गिर रही है। और इन दोनों के बीच के जो कोहेंस है, जो डायसोनेंस हो गया है, जो एक इनके बीच में डायकोटॉमी नजर आ रही है, उससे क्लियरली स्पष्ट नजर आ रहा है कि ऐसी चीज जिसके ऊपर में सरकार का नियंत्रण नहीं है वो तो अपने मूल्य को, वैल्यू को खो रही है। इसका मतलब इंडिया की करेंसी। और जिस चीज पे सरकार का दबाव है, सरकार का कंट्रोल है, जो कि है इंडिया का स्टॉक मार्केट, LIC के थ्रू, SBI म्यूचुअल फंड के थ्रू, दुनिया भर के सरकारी बैंकों के जो म्यूचुअल फंड है इनके थ्रू स्टॉक्स की बाइंग करा के और अपने भक्तगणों में जो है वो एक ऐसा ये क्रिएट करके, हाइप क्रिएट करके कि इंडिया में सब बहुत अच्छा चल रहा है, हम विश्व गुरु बन गए हैं, ये कह के SIP 30-30 हजार करोड़ की इन लोगों ने हर महीने की करा दी है। आप सोचिए, लोगों को ये याद रखना चाहिए कि मार्केट में आप जब घुसते हो तो इजीली घुस जाते हो पर बाहर निकलने का दरवाजा सिर्फ एक ही है। जब एग्जिट होता है तब भगदड़ मचती है, और जब भगदड़ मचती है तब मौका नहीं मिलता है। तो ये जो स्टॉक मार्केट का फुग्गा फुलाए जा रहे हैं लोग, है ना, ये अलग अलग तरीके के विश्व गुरु और दुनिया भर का मीडिया को खरीद के, मीडिया पे प्रपंच रच के, मीडिया पे नौटंकी करके, वो आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो खुलेगा। और जब खुलेगा तो इतनी बुरी तरीके से खुलेगा कि इसमें हाथ जो जलेंगे वो उन्हीं लोगों के होंगे जो आज इनके सबसे ज्यादा जोर से जो है नारेबाजी कर रहे हैं। राजीव जी, एक मुद्दा और है जिसको लेकर बहुत बात हो रही है, वो है संचार साथी ऐप। अब इस ऐप को लेकर पहले तो कहा गया कि भाई 90 दिनों के अंदर जितनी भी मोबाइल कंपनियां हैं वो इसको इंस्टॉल करके दें, प्री इंस्टॉल करके दें। उसके बाद सरकार ने पीछे अपने कदम खींच लिए। लेकिन संचार साथी ऐप की जो विशेषताएं हैं, उसके क्या फायदे हैं, मैं भी देख रहा था, NDTV पर गिनवाए जा रहे हैं। NDTV ये गिनवा रहा है कि संचार साथी ऐप के क्या फायदे हैं। सरकार चाहती है सभी स्मार्टफोन में इंस्टॉल हो। विपक्ष क्यों सवाल उठा रहा है? विपक्ष क्यों सवाल उठा रहा है? इनके हेडलाइन है ये। मतलब ये लोग चरण वंदना करने में, या फिर ये जो मीडिया वाले हैं, ये इतने लंबा लेट हो गए हैं कि ये उल्टा विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, इस सरकार ने जो बड़ा काम किया आने के बाद से, वो काम है विभिन्न यंत्रणाओं द्वारा, षड्यंत्रों द्वारा, खड़यंत्रों द्वारा जो है इस देश की जनता के डाटा को जो है अपने पास समेटने का।
टाइम टू टाइम ये ऐसा कुछ ना कुछ जो है ये शिगुफा छेड़ते हैं और जनता के लोगों के डाटा को इकट्ठा करते हैं, और ये डाटा इकट्ठा करके ही जो है सारा खेल खेलते हैं। ठीक है, अभी हमारे मोबाइल में घुस जाएंगे, इनको समझ में आ जाएगा कि हिमांशु मिश्रा और राजीव रंजन सिंह जो है वो क्या आपस में फोन में बातचीत कर रहे हैं, या आप किससे बात कर रहे हो, मैं किससे बात कर रहा हूं। भाई जब आपको अगर इतनी ज्यादा चिंता है कि लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है मोबाइल पे, ठीक है, उनको मैसेजेस देके लूटा जा रहा है, गलत पिक्चर देके उनके पूरे बैंक अकाउंट खाली कर दिए जा रहे हैं, तो आप रेगुलेशन स्ट्रांग कीजिए ना। ये क्या है कि आप अपना एक और ऐप छोड़ दें, अपना एक और ऐप जो है वो मोबाइल के अंदर में डाल दें। कोविड के टाइम में इन्होंने एक ऐसा ही कोई तो भी ऐप लॉन्च किया था, जो अगर आप के पास में नहीं है तो आप हवाई यात्रा, कोविन ऐप, हाँ कोविन ऐप, उसका भी ऐप था, हवाई यात्रा, रेलगाड़ी यात्रा कुछ नहीं कर सकते थे। उसके पहले भी इन्होंने कुछ इसी तरीके का ये किया था। तो ये सरकार जो है खाली डाटा इकट्ठा कर रही है, और डाटा इकट्ठा करके अपने कॉर्पोरेट मित्रों को जो है सप्लाई किया जा रहा है। आई एम 100% श्योर ये जो ऐप बना है कोई गुजराती ने बनाया, आप पता कीजिएगा जरा कि किसी गुजरात की पार्टी या किसी गुजरात के बिजनेसमैन, है ना, कोई बड़ा बिजनेसमैन या कोई ऐसा बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई है क्या इसके पीछे में। ये पूरा का पूरा जो खेल खेल रहे हैं लोग, हर चीज में आपको कहीं ना कहीं कोई गुजराती नजर आ जाता है, जिसको ठेके देने के चक्कर में पूरे देश की बैंड बजा दी जाती है। मेरे कहने का अर्थ है कि भाई जब आपको ये आप एक तो पहली बात, इस तरीके का काम अनटिल अनलेस कोई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं हो तब तक आप नहीं कर सकते। अमेरिका में भी जब 2001 में आपका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे प्लेन आके गिरे थे, उसके बाद में उन्होंने पैट्रियोटिक एक्ट लाया था, जिसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ था, जिसमें कहा गया था कि सरकार जब चाहे जिसका चाहे उसका मोबाइल सुन सकती है, स्नूप कर सकती है ना, उसके बारे में डाटा रिकॉर्ड बना सकती है, जासूसी कर सकती है। अमेरिका में इस चीज का बहुत ज्यादा विरोध हुआ। हमारे भारत में पता नहीं क्या एक ये सिस्टम है कि यहाँ पे 2 4 5 जो बुद्धिमान पॉलिटिशियंस है वो यदि नहीं चिल्लाएंगे तो पूरा देश शांत रहेगा, यानी देश को कुछ समझता ही नहीं है। देश के लोग बेवकूफ है, मूर्ख है, क्या है। ये सोचने वाली बात है कि भाई इस तरीके का नियम लाने की भी हिम्मत कैसे हो रही है सरकार की। कैसे सरकार रह रहे के इस तरीके का जो है वो प्रयास कर ले रही है। बेवकूफ समझ के रखा है क्या आपने लोगों को। ज्योतिरादित्य सिंधिया बोलते हैं, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया, कि भाई ये ऐप से जासूसी नहीं हो सकती। तो जासूसी नहीं हो सकती तो मैं कैसे मान लूं कि जिस पर्पज से ये ऐप डाल रहे हो वो पर्पज ये फुलफिल कर सकता है। कितना ट्राइड एंड टेस्टेड है किसी को कुछ नहीं मालूम है, पर आप जबरदस्ती सबको मजबूर कर रहे हो कि हम जो बोल रहे हैं वो आप करो। मतलब बिग ब्रदर शुड बी लिसनिंग यू। ये सर्वेलेंस स्टेट है क्या? ये क्या क्यूबा बनाएंगे क्या आप इस देश को? चाइना बनाएंगे, नॉर्थ कोरिया बनाएंगे क्या, रशिया बनाएंगे क्या? बनाना चाह रहे हैं आप इस देश को? ये प्रजातंत्र रहेगा भैया कि ये सर्वेलेंस स्टेट रहेगा? भारत एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र है, आप इसको सर्वेलेंस स्टेट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। मेरे को दंग होता है, हैरानी होती है कि इस देश के अंदर में कोई पब्लिक मास मूवमेंट होता ही नहीं। रुपया 90 के नीचे चला गया, सब लोग खामोश हैं। सर्वेलेंस स्टेट में हमको कन्वर्ट करने की भारत को कोशिश की जा रही है, लोग खामोश हैं। अरे भैया कब चुप्पी तोड़ोगे? इसीलिए स्कूल में बच्चों को सिविक्स और हिस्ट्री पढ़ाया जाता है। हम जाने समझे कि ये देश गुलाम कैसे हुआ था, हम जाने समझे कि इस देश की जनता एक अच्छी नागरिक कैसे बन सकती है, पर नहीं। आप लोग अपने बच्चों को सिविक्स और हिस्ट्री ढंग से पढ़ने नहीं दोगे, बोलोगे फालतू के सब्जेक्ट हैं, तो उसका खामियाजा जो है फिर देश को भुगतना पड़ता है। नहीं पढ़ोगे आप सिविक्स, नहीं पढ़ोगे हिस्ट्री, तो इसी तरीके की गुलाम मानसिकता और शांत रहने वाले लोग जो हैं इस देश में पैदा होते रहेंगे। क्यों नहीं कोई सवाल पूछता है कि भाई भारत की करेंसी 90 के नीचे क्यों गई? क्यों नहीं सवाल ये पूछता है कि इस सरकार की हिम्मत कैसे हुई कि इस तरीके के वो सर्वेलेंस स्टेट में कन्वर्ट करने वाले अपैरेटस एप्स जो हैं वो लेके आ रहे हैं। हिमांशु जी, थोड़ा बहुत जनता को भी सोचने की जरूरत है। जो दर्शक हमें देखते हैं वो सिर्फ मनोरंजन के पर्पस से कि 4 PM देख रहे हैं, मनोरंजन हो रहा है, टाइम कट रहा है इसलिए हम देख रहे हैं, ना करें। आप यहां से जानकारी लेके जाइए। आप सोचिए कि जो आपको बोला जा रहा है, बताया जा रहा है, क्या इसकी कितनी वैधता है? क्या मेरी बातों में यदि राजीव रंजन सिंह कुछ बोल रहे हैं तो उसमें सब्सटेंस, दम है कि नहीं है? नहीं दम है तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, ध्यान मत दीजिए।
पर यदि दम है तो कुछ तो अपनी तरफ से कीजिए। तो कहने का अर्थ ये है हिमांशु जी कि बहुत सारे मुद्दे इस देश में हैं जो अभी भी अनएड्रेस है, कोई जवाब नहीं दे रहा। और जब भी ये मुद्दे गरमाने लगते हैं तो हिंदू मुस्लिम हो जाता है, या कभी मोदी जी विश्व गुरु हो जाते हैं, या कभी ऐसा दिखाया जाने लगता है कि कैसे रशिया और यूक्रेन के वॉर को पापा रुकवाने चल गए हैं। आई मीन आप देश तो अपने अंदर में ढंग से चला नहीं पा रहे हो, पर आप ये जरूर बता दे रहे हो कि भैया वर्ल्ड में आपका कितना जो है वो कितना ज्यादा आपका स्ट्रेंथ है। आज रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस टॉक की बात हो रही है, कहां है इंडिया, कहां है मोदी जी, कहां गायब है? क्यों नहीं इंडिया को इंक्लूड किया जा रहा उस पीस टॉक के अंदर में? क्यों नहीं हमारे विचार लिए जा रहे हैं ये रशिया और यूक्रेन के पीस वॉर के उसमें? तो आप क्या वाकई में विश्व गुरु थे? अगर इस मीडिया में और इस देश के पत्रकारों में जरा भी रीढ़ की हड्डी बची है, जरा भी स्वाभिमान बचा है मालिकों में, मीडिया के मालिकों में, तो आज वो प्रोग्राम बनाए और सवाल पूछना चालू करे कि ये जो एक साल प्रपंच रचा 2023 में इन लोगों ने, ठीक 2024 के इलेक्शन के पहले, कि हमारे नेता जो है मोदी जी विश्व गुरु बन गए और रशिया और यूक्रेन के बीच में पापा ने वॉर रुकवा दी। उस टाइप के जो बातें थी, कितनी बोगस और बंकम बातें थी, कितनी बोगस और बंकम बातें थी। यदि हिम्मत है तो आज आप प्रोग्राम बनाइए और इसका खुलासा कीजिए। कहीं नजर आ रहा है इंडिया का इंक्लूजन रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में? ट्रंप और पुतिन डायरेक्ट बात कर रहे हैं, ट्रंप और यूरोपियन यूनियन के लीडर्स बात कर रहे हैं, पुतिन और यूरोपियन यूनियन के लीडर्स के बात कर रहे हैं। मोदी जी और भारत कहां गायब है? पुतिन और चाइना के शी जिनपिंग बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप और जिनपिंग बात कर रहे हैं कि भाई क्या प्रपोजल लाया जाए। हमारा इंडिया कहां है, हम कहां गायब है? तो कहने का अर्थ यह है कि बहुत सारी बातें हैं हिमांशु जी जिसपे मेन स्ट्रीम मीडिया को अच्छा मसाला मिल रहा है आज की डेट में बात करने के लिए, पर सब शांत है, सब खामोश है, कोई कुछ बोलना नहीं चाहता है। सबकी रीढ़ की हड्डी जो है ऐसे झुक गई है। रीढ़ की हड्डी तनी रहेगी तब आप बात कर पाएंगे। क्या होगा? ज्यादा नौकरी जाएगी, मैं तो नौकरी खो के बैठा हूं, पर उससे क्या सेहत पे मेरा असर पड़ रहा है? आप लोग थोड़ा हिम्मत कीजिए और ढंग के प्रोग्राम, ढंग का कंटेंट जो है वो बनाइए। जी हिमांशु। राजीव जी लास्ट सवाल ये है, अभी राहुल गांधी ने, क्योंकि संसद के अंदर हुआ ये कि रेणुका जी जो कांग्रेस की नेता है वो एक कुत्ता लेकर चली गई। अब कुत्ता लेकर चली गई तो मीडिया वाले जो है उनको मसाला मिल गया। अब वो मसाला लेकर राहुल गांधी के पास पहुंचे। अब राहुल गांधी ने सीधे सीधे ये कह दिया कि आज लगता है पूरे दिन की सबसे बड़ी खबर यही है, आज संसद में इस पर चर्चा भी हो जानी चाहिए। मतलब उन्होंने जो टॉन्ट मारा उसके बाद मीडिया वाले वहां हंसी के सिवा और किसी चीज के पात्र नहीं रहे। कुत्ते को लेकर बात हो रही है मेन स्ट्रीम मीडिया में, कुत्ते ने क्या कर दिया, या फिर रेणुका जी ने कुत्ते पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने किस तरह का रिएक्शन दिया। बड़े बड़े गोदी एंकर जो उस पर लिख रहे हैं, लेकिन इस 90 रुपए पर कोई नहीं लिख रहा है। ये SIR पर जो मौतें हो रही हैं उस पर तो कोई नहीं लिख रहा है, या फिर तमाम और देश के मुद्दे उन पर तो कोई नहीं लिख रहा है। पहली बात तो मेरे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये रेणुका चौधरी को होशियारी बताने की क्या जरूरत थी, क्यों कुत्ता लेके गई वो? जब देश इतने सारे मुद्दों से गुजर रहा है, गंभीर मुद्दों से, तो ये होशियारी बताने की क्या जरूरत है? कांग्रेस ने ऐसे ऐसे लीडरों को पाल रखा है। आज जो देश की दुर्गति हो रही है ना, उसमें जितना भाजपा का योगदान है उतना ही कांग्रेस का योगदान है। ऐसे ऐसे लीडरों को इन्होंने पाल रखा है। राज्यसभा में अगर आप देखें कांग्रेस की बेंच, तो सारे हारे हुए खिलाड़ी आपको जो है नजर आएंगे, वही 80 पार, कोई 70 पार। अरे भाई आप तो वैसे ही हार रहे हो, जवान लोगों को मौका दे दो जिनके अंदर दमखम है लड़ने का। वही रेणुका चौधरी, वही जयराम रमेश, वही दिग्विजय सिंह, मतलब आई मीन आप वो देखो इनके बेंच को और आपको देख के समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस की दुर्गति का कारण क्या है। वही चिदम्बरम, आई मीन जो लोग ढंग के सवाल नहीं पूछ सकते। पहले ये तो अगर मीडिया कुत्ते पे और रेणुका चौधरी पे सवाल खड़े करते बहुत सही करती है, होशियारी बताने की क्या जरूरत है? ये कुत्ता लेके जाने की वहां क्या जरूरत है? जब देश के अंदर में इतने सारे महत्वपूर्ण मुद्दे आ रहे हैं तो आप ध्यान भटकाने के लिए काम कर रहे हो। रेणुका चौधरी का क्या क्लेम टू फेम है भाई? क्यों उनको राज्यसभा हर बार मिल जाता है? ऐसे ऐसे कांग्रेस के पास में लीडर हैं जो एक कोई जगह से नहीं जीतते, जो मतलब जनता के लीडर है, बोल ही नहीं सकते, सिर्फ वो राज्यसभा में सीटें गर्म करते हैं। तो इसमें तो पूरी कांग्रेस और रेणुका चौधरी की जो है वो गलती है। जहां कांग्रेस गलत है वहां कांग्रेस के ऊपर में भी बोला जाएगा, जहां भाजपा गलत है वहां भाजपा के बारे में ही बोला जाएगा, जहां मोदी गलत है, मोदी जी गलत है, वहां मोदी जी के खिलाफ भी बोला जाएगा, और जहां राहुल गांधी गलत है वहां राहुल गांधी के ऊपर में भी बोला जाएगा।
ये है जर्नलिज्म, ये है पत्रकारिता। किसी की चमचागिरी चापलूसी करने के लिए हम लोग बैठ के चर्चा नहीं करते। तो ये तो पहली बात, तो रेणुका जो चौधरी जी हैं उन्होंने गलत किया, नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात, मीडिया जो है, मीडिया को तो हम बोल ही चुके हैं कि भाई मीडिया एस्टैब्लिशमेंट का पार्ट हो गया, एस्टैब्लिशमेंट का मीडिया पार्ट हो गया, और जैसा मीडिया मतलब सरकार जो बोलती है वही मीडिया करता है। तो यदि हमको तो ये समझ में आ गया कि अब ऐसा चल रहा है, तो अब देश के लोगों को सोचने और समझने की जरूरत है कि भाई हमने कौन से चैनल देखने चाहिए और कौन से चैनल बॉयकॉट करना चाहिए। बिल्कुल। ये एक बार जनता मीडिया का बॉयकॉट करना शुरू करेगी तो एडवर्टाइजर्स एडवर्टीजमेंट देना बंद करेंगे, एडवर्टाइजर्स देना बंद करेंगे, तो ऑटोमेटिकली मीडिया जो है ना रास्ते पे आ जाएगी। मीडिया के मालिक हो रखे एक नंबर के लालची। ये लालची लोग जो है सरकार से पैसे ऐंठने के लिए उनकी दिन रात चापलूसी करते हैं। इनको कोई ईडी सीबीआई फीबीआई का डर नहीं है। ये सिर्फ जनता का सिंपैथी बटोरने के लिए जो है ये बोलते कि अरे हम नहीं चला सकते भाई, मोदी जी अमित शाह जी के खिलाफ, हमको अंदर कर देंगे। अरे हमको अंदर कर देंगे? 4 PM तो चलाया जा रहा है। 4 PM संजय शर्मा अंदर हुए, हिमांशु मिश्रा अंदर हुए, राजीव रंजन सिंह अंदर हुए, तो किस बात की बात कर रहे हो भाई? क्यों अंदर कर देगा? यदि आपने कुछ गलत किया तो अंदर करेंगे, नहीं कुछ गलत किया तो कैसे कोई अंदर कर ले, और करेगा भी तो अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया टाइप बाहर आ जाएगा। भाई सत्य जो है वो परेशान हो सकता है हिमांशु जी, पर सत्य पराजित नहीं हो सकता। आप हिमांशु मिश्रा या राजीव रंजन सिंह के मुंह पे कुछ दिनों के लिए टेप लगा सकते हो, अंदर कर सकते हो, पर आप उनको कब तक अंदर रखोगे? आपको बाहर कभी ना कभी तो छोड़ना पड़ेगा। तो सत्य का साथ लेकर चलने की जरूरत है, सत्य का दामन पकड़ने की जरूरत है। और अब ये मीडिया के मालिकों को जो है इंट्रोस्पेक्शन, आत्मलोकन, अवलोकन करने की जरूरत है कि भाई हम कहां गलत है। अभी भी देर नहीं हुई है, जो भी गलती हुई है उस गलती को दुरुस्त करें। जो समय गया वो गया, परंतु आगे सोचिए कि भारत क्यों पिछड़ता जा रहा है। 2014 से जो हमने एक यूएसपी क्रिएट किया था, हमने एक ऐसा बनाया था कि भारत जो है वो उभरता हुआ राष्ट्र विश्व के अंदर में, वो यूएसपी कहां गायब हो गई? 2022 से जब से रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ है, भारत कहीं गुम हो गया, और सिर्फ भारत जो है वो टेलीविजन चैनल्स पे चल रहा है। बड़े बड़े अमीर लोग जो है देश को चूना लगा के जो है गायब हो रहे हैं। 19 लाख लोग, जहां तक मुझे फिगर याद आ रहा है 19 लाख या 14 लाख है, इतने बड़े बड़े लोग, एनआरआई लोग, टेक्नोक्रेट लोग, ब्यूरोक्रेट लोग छोड़ छोड़ के देश चले गए। क्यों जा रहे हैं? अगर देश में सब ठीक ही है, सब अच्छा ही है, सब बढ़िया ही चल रहा है, तो इस देश को चलाने वाले लोग जिनके सशक्त हाथ है पैसे से, रसूख से, वो लोग देश छोड़ के क्यों जा रहे हैं? वो अपने बच्चे बीवी परिवार लेके पूरे के पूरे चले जा रहे हैं। क्यों? ये सवाल पूछने की जरूरत है, ये सवाल सोचने की जरूरत है।